जय हिंद। 21 लर्नर में आप सभी का स्वागत है। तो कुरान का जो बुक है उसमें हम लोग समान ज्ञान, तो समान ज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल में पीछे कुछ वीडियो में हम लोग 3 वीडियो पढ़े होंगे। तो भारत की नदियाँ पढ़े होंगे और भी भारत का भौगोलिक प्रदेश होगा, फिर भारत का भौगोलिक परिचय इसमें के बारे में जान लिया। तो 3 वीडियो आप लोग देखिएगा। उसके बाद अब आते हैं हम लोग भारत की जलवायु। तो भारत की जलवायु कैसी है, यहाँ की मानसून या मानसून की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस वन के बारे में जानते हैं। सबसे जानते हैं भारत की जलवायु के बारे में। तो भारत की जलवायु यह विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। मौसम एवं विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। किसी भी क्षेत्र के जलवायु को नियंत्रित करने के 6 प्रमुख कारक हैं। एक अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं एवं उच्चावच लक्षण। ये सब क्या है, किसी क्षेत्र के जलवायु को नियंत्रण करने का कारक है। तो सबसे पहले मानसून के बारे में जानते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द के मौसमी से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन मानसून कहलाता है। मानसून की उत्पत्ति। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है। तापीय संकलन, स्थल एवं जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र है उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्र के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। उसके बाद आते हैं गति संकल्पना। गति संकल्पना क्या है? फ्लोन के अनुसार ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त है जो प्राय विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है, और यह मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है। अतः अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यह विषुवतीय अक्षांशों से विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने आपस में मिलते हैं। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता चला जाता है। उसके बाद आते हैं सूर्य का उत्तरायण होने पर उत्तरी अभिसरण सीमा 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत हो जाता है। इस स्थानांतरण के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकांश भाग विषुवतीय पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाता है, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता है। शीत ऋतु में वायु दाब एवं पवन पेटियां दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जाती है, जिससे इस प्रदेश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने स्थापित हो जाती है। इन्हें उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। जेट धाराएं सिद्धांत। तो जेट धारा के बारे में जानते हैं। यह एक संक्रीय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में 12,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं होते हैं। इसकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। जेट हवाएं की धारा यह बहुत ही अलग अलग जेट धाराओं की पहचाना गया है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचान किया गया। उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं। शीत ऋतु में हिमालय तिब्बत के पठार के द्वारा उपस्थित अवरोध के कारण जेट धाराएं 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। उत्तरी शाखा हिमालय तिब्बत के पठार के उत्तर में, दक्षिणी शाखा इसके दक्षिणी में बहती है। जेट धारा के दक्षिण में अफगानिस्तान तथा उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के ऊपर निर्मित उच्च दाब के कारण उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर वायु नीचे बैठती है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में ध्रुव के ऊपर धरातलीय उच्च दाब छीन पड़ जाता है तथा ऊपरी वायुमंडलीय परिध्रुवीय भंवर उत्तर की ओर खिसक जाता है, और जेट धारा तिब्बत के पठार से उत्तर की ओर खिसकने से उपमहाद्वीपीय या उत्तरी या उत्तर पश्चिम भाग के ऊपर मुक्त वायु के प्रवाह का वक्र का उत्क्रमण हो जाता है। इससे उत्तरी ईरान एवं अफगानिस्तान के ऊपर एक
गत्यात्मक गर्त विकसित हो जाता है जो जो कि पहले से धरातल पर स्थापित तापीय गर्त के ऊपर स्थित होता है और यह परिघटना एक ट्रिगर का कार्य करता है जिससे मानसून का विस्फोट या ब्रस्ट ऑफ मानसून होता है। महासागरीय राशियां के बारे में जानते हैं। महासागरीय राशियां, जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है तब हिंद महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु की स्थिति विपरीत होती रहती है जिससे क्या होता है, दाब की अवस्था में नियत या कालिक परिवर्तन जिसको दक्षिणी दोलन सौदर्न ऑक्सीलेशन कहते हैं। दाब की अवस्था का संबंध एल नीनो से है, इसीलिए इस परिघटना को एंसो या एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। एल नीनो क्या है? ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो कहते हैं। ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर क्या होता है, गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो कहा जाता है। यह स्पेनिश शब्द है। एल नीनो क्या है? स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा, जो कि बेबी क्रस्ट को व्यक्त करता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू होता है। एल नीनो है जो कि क्रिसमस के समय बहना शुरू होता है। अब आता है ला नीना एल नीनो के विपरीत घटना जिसे पूर्वी या मध्यवर्ती प्रशांत महासागर का जल समान से अधिक ठंडा होता है। मौसम की दशाएं। भारतीय मौसम विभाग ने वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटा है। शीत ऋतु मध्य दिसंबर से मध्य मार्च तक, उष्ण ऋतु या ग्रीष्म ऋतु जिसको बोलते हैं मध्य मार्च से मई तक, आर्द्र वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक, लौटते हुए मानसून की ऋतु अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक। तो अब जानते हैं शीत ऋतु के बारे में। तो भूमध्य भाग क्षेत्रों में उत्पन्न विक्षोभों के कारण उत्तर भारत में हल्की वर्षा होती है, साथ ही कश्मीर एवं हिमालय में भारी हिमपात भी होता है शीत ऋतु में। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण शीत ऋतु में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर भी वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में दाब तथा पवन संचार अस्थिर होता है। इस समय देश के विभिन्न भागों में स्थानीय पवनें बहती है, जैसे लू उत्तरी मैदान में शुष्क गर्म पवनें हैं। लू क्या है? उत्तरी मैदान में शुष्क गर्म पवनें हैं। नॉर्वेस्टर काल बैसाखी पश्चिम बंगाल एवं असम में गरज के साथ वर्षा होता है नॉर्वेस्टर में। मैंग्रोव सावर जिसको आम्र वर्षा बोलता है, जो कि दक्षिण भारत, नीचे के जो भारत है दक्षिण भारत में पूर्व मानसूनी वर्षा होता है जिससे आम जल्दी पक जाते हैं, इसीलिए आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। चेरी ब्लॉसम जो कि कर्नाटक में वर्षा जो कॉफी खेती के लिए लाभदायक हुआ, चेरी ब्लॉसम के अंतर्गत आता है। अब आते हैं वर्षा ऋतु। प्रायद्वीप की आकृति के कारण मानसूनी पवनें 2 भागों में बढ़ जाती है। अरब सागरीय शाखा, इसकी एक शाखा पश्चिमी घाट से टकराकर वहां भारी वर्षा करती है, दूसरी शाखा सौराष्ट्र एवं कच्छ के तटों को पार करके पश्चिमी राजस्थान और अरावली के ऊपर पंजाब और हरियाणा में पहुंचती है, जिसके कारण अरब सागरीय शाखा। अब आता है बंगाल की खाड़ी की शाखा। यह म्यांमार के अरकाना तट से टकराकर गारो खासी मुख्य मार्ग में प्रवेश करती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा क्या है? यह म्यांमार से जो अरकाना तट है वहां से टकराकर गारो और खासी के जो मुख्य मार्ग वहां प्रवेश करती है। चेरापूंजी में 1087 सेंटीमीटर तक और मासिनराम में 1147 सेंटीमीटर भारत में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है। चेरापूंजी में वर्षा कितनी होती है? 1087 सेंटीमीटर तक, और मासिनराम जो कि मेघालय में है वह 1141 सेंटीमीटर भारत में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। लौटते हुए मानसून की ऋतु क्या है जो देखते हैं, तो सितंबर के अंत तक सूर्य दक्षिण की ओर बढ़ना आरंभ कर देता है, जिससे उत्तर पश्चिम भारत का निम्न दाब का क्षेत्र कमजोर होने लगता है और दक्षिण पश्चिम मानसून अब लौटना प्रारंभ करता है। लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु के तटवर्ती भागों में वर्षा होती है। कोपेन का जलवायु परिवर्तन। कोपेन ने भारत को 3 जलवायु प्रदेश में बांटा है। एक शुष्क हो गया, बी में अर्ध शुष्क, सी या डी जो कि आर्द्र
हो गया। तो ये प्रदेश तापमान एवं वर्षा के मौसमी अंतरों के आधार पर पुनः उपविभाजित किए गए। जैसे सबसे पहले जलवायु का प्रभाग और क्षेत्र, तो AW मतलब उष्ण कटिबंधीय, जो कि सामान्य प्रकार हो, उसमें झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ आता है। किसमें? उष्ण कटिबंधीय जलवायु के प्रकार में। उसके बाद है AMW उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु में कौन कौन आता है? तो मालाबार तट, कोंकण तट, गोवा और दक्षिण, ये सब दक्षिण में आता है, सब उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु के अंतर्गत। फिर AS उष्ण कटिबंधीय अर्ध जलवायु के अंतर्गत तमिलनाडु और कोरोमंडल तट आता है। BSH अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु के अंतर उत्तर पश्चिमी गुजरात, आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और हरियाणा के कुछ भाग किसके अंदर आते हैं? अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु के अंतर्गत। BWHW उष्ण मरुस्थल प्रकार में राजस्थान का सुदूर पश्चिम थार मरुस्थली भाग आएगा, उत्तरी गुजरात एवं हरियाणा का दक्षिणी भाग आएगा, सब मरुस्थली प्रकार में। उसके बाद CWG मध्य तापी, जो कि गंगा का मैदान या पूर्वी भाग आता है। जलवायु के गंगा के मैदान का किस्म, जैसे राजस्थान हो गया, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकांश भाग मध्य तापीय जलवायु गंगा के मैदान किस्म के अंतर्गत आता है, जिसको CWG बोलता है। उसके बाद DFC शीत आर्द्र शीत ऋतु जलवायु, जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में होता है, शीत आर्द्र शीत जलवायु परिवर्तन। ई में ध्रुवीय प्रकार की जलवायु, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होता है ध्रुवीय प्रकार की जलवायु। उसके बाद ET टुंड्रा जलवायु, जो कि लद्दाख में होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जानते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। जो निम्न प्रकार के होते हैं प्राकृतिक वनस्पति पाए जाते हैं। सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा एवं उच्च तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर पाया जाता है। वृक्षों के पतझड़ का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन साल भर हरे भरे लगते हैं, इसीलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। इन वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग, तमिलनाडु तट के तक सीमित है सदाबहार वन। इन वनों में व्यापारिक महत्व के वृक्ष एविनो हो गया, आबूनस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ आदि और सिकोना आदि इस वन पाया जाता है। उसके बाद आते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। यह भारत में सबसे बड़े भाग में फैले हुए वन है, जो कि 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों में वृक्ष शुष्क एवं ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देती है, इसीलिए इन्हें पतझड़ वन कहते हैं। ये वन हिमालय के गिरिध प्रदेश, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम घाट के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष क्या है? सागवान, बांस, साल, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। अब आते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ये घास के मैदान 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले शुष्क मैदानी भाग में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनस्पति कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के पठारी भागों में पाई जाती है। शुष्क मरुस्थलीय कंटेनर वनस्पति जिन क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहाँ इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इन भागों के वन छोटे छोटे वृक्षों की कटीली झाड़ियों के रूप में होते हैं। भारत में ये वन राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्ष क्या है? अकासिया, खजूर जिसको पाम बोलते हैं, इफोरबिया, नागफनी, कैक्टस, खेजड़ा आदि
पाए जाते हैं। उसके बाद है डेल्टाई वन, जो मैनग्रोव वन है। तो यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधे के जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में वह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। यह क्षेत्र रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इन वनों में ताड़, कैसूरीना, नारियल, क्योडा वे इंगोर के वृक्ष उगते हैं। उसके बाद आते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वन वे वन जहाँ हिमालय पर्वत पर उगते हैं। वे वन जो हिमालय पर्वत पर उगते हैं। ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देती है। जैसे 1500 मीटर की ऊंचाई पर सदाबहार एवं पतझड़ वन होते हैं। 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय जो कि चौड़ी पत्ती वाली होते हैं, उसमें ओक, देवदार, बर्च और मैपीले वृक्ष होते हैं। 2500 से 4500 जो कि कोनधारी वन होते हैं। यह फर, स्प्रूस, चीड़ और सोनवार वृक्ष पाए जाते हैं। फिर है 4500 से 4800 के बीच जो मीटर ऊंचाई पर जो वन होते हैं वह टुंड्रा अल्पाइन वन कहलाते हैं। घास और काई या लिचेन पाए जाते हैं वृक्ष। और 4800 से अधिक मीटर की ऊंचाई पर जो वन होता है सदा बर्फ जमी रहती है। 4800 से अधिक के ऊपर पर क्या होता है, सदा बर्फ जमी रहती है, इसीलिए इसे यहाँ वन नहीं होती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें।